1984। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये हजारों बेगुनाहों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। कुछ घटनाएं इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं होती, वो पूरी पीढ़ी की यादों पर लिखी हुई चीख होती हैं। आज भी जब नवंबर आता है तो दिल्ली की हवाओं में एक अनसुनी चीख गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो 40 साल बाद भी हमारे कानों में बजती रहती है। ये एक ऐसी कहानी है जो केवल नंबर्स में नहीं बताई जा सकती। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 2,800 सिख मारे गए और पूरे देश में 3,350। लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि असली आंकड़ा 8,000 से 17,000 के बीच था। हर नंबर के पीछे एक जिंदगी थी, एक परिवार था, एक सपना था जो अधूरा रह गया। पंजाब में 80 के दशक की शुरुआत से ही राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था। केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद, अलग अलग विचारधाराओं का टकराव और राजनीतिक अस्थिरता ने माहौल को बेहद गर्म बना दिया था। 1981 में हिंसक घटनाओं में 27 लोग मारे गए थे, 1982 में 22, 1983 में 99। हर साल सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही थी। इन सब के बीच कुछ अतिवादी तत्वों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, लेकिन जो कदम उठाए गए वो सिख कम्युनिटी के दिल में गहरे घाव छोड़ गए। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वहां सेना का ऑपरेशन चलाया गया। 1 जून को यह ऑपरेशन शुरू हुआ और 6 जून तक चला। आर्मी के 83 जवान मारे गए और 249 घायल हुए। गवर्नमेंट के ऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक 493 मिलिटेंट और सिविलियन कैजुअल्टीज हुए, लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि हजारों इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए। ये ऑपरेशन सिख समुदाय के दिल में गहरा दुख और आक्रोश भर गया। उनके सबसे पवित्र स्थान पर हुई ये कार्रवाई उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं था, ये उनकी आत्मा का हिस्सा था। ये वो जगह थी जहां गुरु अर्जन देव जी ने अपनी जान दी थी। ये वो जगह थी जहां गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश हुआ था। इस पवित्र स्थान पर टैंक्स का जाना, गोलियों का चलना सिख कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि उनकी आस्था पर हमला था। फिर आया 31 अक्टूबर 1984 का दिन। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने घर के बगीचे में टहल रही थीं। सुबह का वक्त था। वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से पीटर यूस्टानोव के साथ इंटरव्यू के लिए जा रही थीं। उनके 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चलाईं। बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं और फिर सतवंत सिंह ने ऑटोमेटिक वेपन से 30 राउंड्स फायर किए। कुछ ही मिनटों में देश की प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई। पूरा देश सदमे में था, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संगठित हिंसा बन गया। ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान्ड कैंपेन था जो 3 दिन तक चलता रहा। अक्टूबर 31 से नवंबर 3 तक हर मिनट एक सिख की जान जा रही थी। दिल्ली, कानपुर, बोकारो, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी जैसे शहरों में सिख्स के खिलाफ व्यापक हिंसा शुरू हो गई। ये कोई अचानक भड़का दंगा नहीं था, ये एक प्लान्ड मैसेकर था, जैसा कि कई रिपोर्ट्स और कमीशंस ने माना। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट में साल 2000 में स्वीकार किया गया कि इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल पर्सन्स की बैकिंग और हेल्प के बिना इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में सिख्स को मारना पॉसिबल नहीं था। हजारों सिख्स को नाम पूछकर, पहचान कर मारा गया। मॉब्स के पास लिस्ट थी, सिख फैमिलीज के नेम्स और एड्रेसेस थे। वो सिस्टमैटिकली घर घर जाकर सिख्स को ढूंढते थे। घर जला दिए गए, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। सुल्तानपुरी, मांगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और ट्रांस यमुना के दूसरे एरियाज सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। परपेट्रेटर्स के पास आयरन रॉड्स, नाइव्स, क्लब्स और कंबस्टिबल मटेरियल था, जिसमें केरोसिन और पेट्रोल शामिल था। वो सिख नेबरहुड्स में घुसते थे, सिख्स को इनडिस्क्रिमिनेटली मारते थे और शॉप्स और हाउसेस को डिस्ट्रॉय करते थे। आर्म्ड मॉब्स ने बसेस और ट्रेन्स को रोका, दिल्ली के अंदर और बाहर सिख पैसेंजर्स को लिंचिंग के लिए खींच लिया। कुछ को जिंदा जला दिया गया, दूसरों को उनके घरों से घसीट कर निकाला गया और हैक करके मार दिया गया। एक माँ जिसका बेटा उसके सामने जला दिया गया, वो आज भी कहती है कि हमें मारा सिर्फ इसलिए गया क्योंकि हम सिख थे। ये सिर्फ एक गवाही नहीं है, ये उस समय की पूरी सच्चाई है। पुलिस ज्यादा जगह खामोश रही और कई जगह तो लोगों पर इल्जाम भी लगे कि हिंसा को रोकने की जगह देखते रहे। बल्कि कई आई विटनेस अकाउंट्स में यह भी कहा गया है कि लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मैसेकर्स में पार्टिसिपेट किया, सिविलियंस को वेंजेंस सीक करने के लिए इंसाइट किया और मॉब्स को वेपन्स प्रोवाइड किए।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक बुजुर्ग सिख को उसके घर से निकालकर सड़क पर जला दिया गया। उसके पड़ोसी जो कभी उसके दोस्त थे वो भी खामोश खड़े रहे। उस बुजुर्ग का नाम हरभजन सिंह था। वो 30 साल से उसी मोहल्ले में रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी जहां वो बच्चों को मिठाई देता था। लेकिन उस दिन वही बच्चे उसे जलते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। सुल्तानपुरी में एक पूरा परिवार अपने घर में जिंदा जल गया। केवल सिंह, उसकी वाइफ अमरजीत कौर और उनके 3 बच्चे। सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 3 साल का था। उनकी चीखें आज भी उस इलाके की दीवारों में गूंजती हैं। उनके नेबर्स ने बताया कि मॉब ने पहले घर को घेरा, फिर केरोसिन छिड़का और फिर आग लगा दी। जब फैमिली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें वापस अंदर धकेल दिया गया। 3 दिन तक ये हिंसा चलती रही। 3 दिन तक हजारों बेगुनाह लोगों का खून बहता रहा। 3 दिन तक ह्यूमैनिटी शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही। पीक वायलेंस के दौरान हर मिनट एक सिख मारा जा रहा था। जब आखिरकार शांति लौटी तो पीछे छूट गए थे जले हुए घर, टूटे हुए सपने और अनगिनत सवाल। न्याय की लड़ाई शुरू हुई। कई कमीशंस बने, नानावती कमीशन, मिश्रा कमीशन, आहूजा कमेटी और भी कई जांच समितियां गठित हुईं। आहूजा कमेटी ने अगस्त 1987 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कंफर्म किया कि दिल्ली में 2733 सिख मारे गए थे। लेकिन न्याय का रास्ता लंबा और धीमा था। आज भी 40 साल बाद कई अपराधी सजा से बचे हुए हैं। कई केसेस अभी भी कोर्ट्स में लटके हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी। सवाल यह है कि बेगुनाह लोगों को क्यों मारा गया। एक प्राइम मिनिस्टर की हत्या का बदला आम लोगों से क्यों लिया गया। क्या किसी भी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा सकता है? क्या धर्म के नाम पर किसी को भी मारा जा सकता है? बारबरा क्रॉसेट, जो एक फॉर्मर न्यूयॉर्क टाइम्स ब्यूरो चीफ थी न्यू दिल्ली में, उन्होंने वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल के लिए एक रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया था कि 1984 में इंडिया में कुछ दिनों में जितने सिख मारे गए थे उतने तो चिली में जनरल अगस्टो पिनोशे के 17 इयर्स के मिलिट्री रूल में भी नहीं मारे गए थे। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है वो है सिख कम्युनिटी का रिस्पॉन्स। उन्होंने रिवेंज का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने कहा नफरत से सिर्फ नफरत ही बढ़ती है। उन्होंने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे सबके लिए खुले रखे, लंगर और सेवा का मैसेज फैलाया, अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाया। यह रिस्पॉन्स किसी ऑर्डिनरी कम्युनिटी का नहीं था। ये उन लोगों का था जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। ये उन लोगों का था जिन्होंने अपने घर, अपनी दुकानें, अपने गुरुद्वारे जलते हुए देखे थे। फिर भी उन्होंने कहा कि हम रिवेंज नहीं लेंगे, हम पीस का रास्ता अपनाएंगे। आज भी जब कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो सबसे पहले सिख कम्युनिटी आगे आती है। फ्लड हो या अर्थक्वेक, पैंडेमिक हो या कोई और मुसीबत, वो सबकी मदद करते हैं। कोविड-19 के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन में था तो सिख कम्युनिटी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए, फ्री मेडिसिन्स दी और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फूड अरेंज किया। ये उनकी ग्रेटनेस है, ये उनकी ह्यूमैनिटी है। 1984 को याद रखना नफरत के लिए नहीं, सच और न्याय के लिए जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि कैसे पॉलिटिकल टेंशन्स धार्मिक हिंसा में बदल सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इनोसेंट लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 40 साल बाद भी अगर विक्टिम्स को पूरा न्याय नहीं मिला है तो ये हमारे सिस्टम की फेलियर है। हमें ये एंश्योर करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। धर्म, जाति या कम्युनिटी के नाम पर हिंसा कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। हर इंसान की जिंदगी वैल्यूएबल है। हर इंसान को शांति से जीने का हक है। हर इंसान को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। आज जब हम 1984 को याद करते हैं तो हमें यह प्रॉमिस करना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड नहीं फैलाएंगे। हम कभी भी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम हमेशा ट्रूथ और जस्टिस के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है उसे इतिहास फिर से रुलाता है। 1984 की मेमोरी हमें रिमाइंड करती है कि ह्यूमैनिटी कितनी फ्रेजाइल है। एक मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए हमें हमेशा विजिलेंट रहना होगा। हमें हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। आज भी जब नवंबर आता है तो उन हजारों इनोसेंट सोल्स की आत्मा शांति मांगती है। वो न्याय मांगती है। वो चाहती है कि उनकी सैक्रिफाइस व्यर्थ न जाए। वो चाहती है कि आने वाली जनरेशन्स एक बेहतर दुनिया में जिएं। एक ऐसी दुनिया जहां धर्म के नाम पर कोई हिंसा न हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को रिस्पेक्ट मिले। 1984 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक वार्निंग है, एक लेसन है और सबसे बढ़कर ये एक प्रॉमिस है कि हम
कभी भी ऐसी घटनाओं को रिपीट नहीं होने देंगे।